Hello friends, today we will start the microeconomics chapter 1, 11th class. फर्स्ट चैप्टर में आपका व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट ये बताएंगे। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ेंगे। देन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स इज़ ऑल अबाउट। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक्स है उसमें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जाना जाता है एडम स्मिथ। मींस एक क्वेश्चन यही बन जाता है, हु इज़ अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आंसर है एडम स्मिथ। नेम ऑफ द एडम स्मिथ बुक, तो आपकी बुक एडम स्मिथ की जो बुक है उनका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ ए नेशन, जो कि पब्लिश हुई थी 1776 में। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्वेश्चन बनता है कौन है, तो आप बन लेंगे एडम स्मिथ। उनकी बुक का नाम आता है जो कि 1776 में पब्लिश हुई थी, तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस, ये आप उनकी बुक का नाम है। अब हमारा जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो पहले इकोनॉमिक्स अलग से नहीं पढ़ते थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी करके पढ़ा जाता था। तो 19th सेंचुरी के बाद हमने इसको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की फॉर्म में जाना। अब ये इकोनॉमिक्स वर्ड जो डिराइव हुआ है वो ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें आपको दिखेगा ओक्योस एंड नॉमीज। ओक्योस मीन्स हाउस होता है, नॉमीज मीन्स मैनेज होता है। तो इस तरीके से हमें इकोनॉमिक्स वर्ड का मीनिंग हाउस मैनेजमेंट से समझना है। प्रेजेंट टाइम में आप जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं वो रॉबिन्सन की पढ़ते हैं, और रॉबिन्सन कहते हैं कि हमारे जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड द स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। हमारे पास स्केयर रिसोर्सेज हैं और उनका हम कैसे अल्टरनेटिव यूज़, यानी कि एक ही रिसोर्स से हम कई सारे काम कर सकते हैं, तो उन कई सारे में हमें इस तरीके से अरेंज करना होगा कि हम कौन अपनी इच्छाओं को किस तरह से मैनेज करें कि हमारे स्केयर रिसोर्सेज से हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। यही डीलिंग करना हमें कौन सिखाता है, इकोनॉमिक्स। सैमुअल्सन की भी डेफिनेशन है जिसमें कि द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद ऑफ विदाउट the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over the time। डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं शास्त्रियों ने, बट प्रेजेंट टाइम में रॉबिन्सन की डेफिनेशन ही आप याद करिएगा क्योंकि उसी के हिसाब से हम पूरा इकोनॉमी पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है टॉपिक आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये जो वर्ड है, देखिए इकोनॉमिक्स वर्ड आया आपका ग्रीक वर्ड से। उसके बाद इकोनॉमिक्स में भी जो रैगनर फिश हैं उन्होंने इसको दो सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया। मीन्स इकोनॉमिक्स के ही दो ब्रांचेस बना दी, एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो है पहले तक ये इकोनॉमिक्स में ही आता था, लेकिन इसको रैगनर फिश ने आपका डिवाइड कर दिया माइक्रो में और मैक्रो में। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर हो गए। जैसे माइक्रो होता है स्मॉल, जो कि डीलिंग करता है माइक्रो स्मॉल की, लेकिन मैक्रो जो होता है होल की इकोनॉमिक करता है। तो इसी हिसाब से हमारे जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी डिफरेंट होता है। जैसे प्रोडक्ट प्राइसिंग आपका माइक्रो का कॉन्सेप्ट है, फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो का कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स माइक्रो का है। इसमें थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब हम पढ़ते हैं माइक्रो में। यहीं पर जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं तो होल इकोनॉमी की बात करते हैं, और इकोनॉमी में जब हम होल की बात करते हैं तो थ्योरीज बनती हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब होल की जब भी बात होती है, एग्रीगेट्स की बात होती है, तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग एंड सब्जेक्ट मैटर। माइक्रो इकोनॉमिक्स वापस से यही बोला गया है, माइक्रो वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड से आया है, मिक्रोज से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका कि मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइन द स्टेडी बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स। इंडिविजुअल एक ही कंज्यूमर हो एक होगा,
प्रोड्यूसर हो एक होगा, फर्म हो एक होगी। तो इंडिविजुअल यूनिट के जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो वो हम माइक्रो के सब्जेक्ट मैटर में डील करते हैं। अब ये प्रोडक्ट की है, तो प्रोडक्ट में कौन सी थ्योरी बनेगी? थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ डिमांड। फैक्टर प्राइसेस में आपको पता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये कौन है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4। अब उन्हीं के जो उनको जो रिवार्ड मिलता है, तो लेबर जो है उसको वेजेस में, लैंड लेबर, फिर जो कैपिटल है उसको रेंट में, फिर जो मनी है उसको इंटरेस्ट की फॉर्म में, और जो एंटरप्रेन्योर है उसको प्रॉफिट की फॉर्म में। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या हमें बताती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताती है हेल्प्स इन द फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज़। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको फॉर्मुलेट करती है, उनको बनाने में हमारी हेल्प करती है, और एफिशिएंटली जो हमारा जो भी वर्कआउट हो रहा है सोसाइटी में वो एफिशिएंटली वेलफेयर के फॉर्म में आए। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वेयर द इंडिविजुअल यूनिट आर फ्री टू टेक देयर ओन डिसीजन। बिल्कुल सही बात है भाई, हमारे इकोनॉमिक्स में जो यूनिट है वो है प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है। तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है वो अपना इंडिविजुअली कैसे बिहेव करेंगे ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से पता चलता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब हाउ इन द फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी इंडिविजुअल यूनिट्स अटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो थर्ड पॉइंट हमें बता रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो किस तरह से एक दूसरे के बिहेवियर पे इफेक्ट करेगी इंडिविजुअल के फॉर्म में ही, और कहाँ हमारा फ्री इकोनॉमी की फोर्सेस को वर्कआउट करने पर इक्विलिब्रियम पॉइंट में आएगा। फोर्थ पॉइंट कहता है इट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन द फॉर्मुलेटिंग करेक्ट प्राइस पॉलिसीज। गवर्नमेंट की फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। देन फिफ्थ कह रहा है इट हेल्प्स एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज बाय द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मीन्स उद्यमी, जो कि बिजनेस करते हैं उद्यमी उनको बोला जाता है, और वो उद्यमी जो है वो आपका रिसोर्स किस तरह से एफिशिएंटली उनका वर्कआउट करवाएंगे। सिक्स पॉइंट कहता है इट हेल्प्स द बिजनेस इकोनॉमिस्ट टू मेक कंडीशनल प्रिडिक्शन एंड द बिजनेस फोरकास्ट। मीन्स हमारा फोरकास्टिंग का मतलब भविष्यवाणी से है कि भविष्य में हमारे बिजनेस में किस तरह का वर्कआउट होगा, इसके लिए भी हमारा इकोनॉमिक बिजनेस वर्क करता है। लास्ट पॉइंट कहता है इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन द गेन फ्रॉम ट्रेड डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट। क्लियर? तो इंडिविजुअल से लेकर के फिर हमारे यहाँ पे बात करती है ट्रेड पॉलिसीज़ में, तो हमारा जब इंडिविजुअल के बाद हमारा जो ट्रेड पॉलिसी होगी, यानी हम एक्सचेंज करेंगे एक सामान को दूसरे देश से, तो हम किस तरह की पॉलिसीज़ कर लाएंगे जिससे कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो। इसी के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस दे रखी हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ द एन इकोनॉमी एज अ होल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने पहले ही बात करी है कि हमारा जो इंडिविजुअल की बात करता है, तो होल इकोनॉमी में अगर वही कॉन्सेप्ट लेके हम चलते हैं तो एप्लीकेबल नहीं हो पाता। इसीलिए वो जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमी में, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की है, इलिटरेसी की है, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है उसको डील करने में या एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। देन हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके सब्जेक्ट मैटर की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस मीनिंग लार्ज, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द डिफाइंड एज अ स्टडी of overall economic phenomena such as problem of full employment, GNP, saving, investment, aggregate consumption, aggregate investment, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। यानी होल इकोनॉमी की बात जब हम करते हैं तो हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जिसमें कि हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं, सबको जोड़ करके हम ले करके चलते हैं, और इसके हमारी जो थ्योरीज बनती हैं, थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इस तरीके से हम इसमें सब्जेक्ट मैटर लेते हैं। तो हमारा थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरीके का हमारा सब्जेक्ट मैटर हो जाता है एग्रीगेट्स, जिसमें हम बात करते हैं। ऐसे ही हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड लिमिटेशंस हैं। तो ये क्या कहता है कि इट गिव्स एज ओवरऑल व्यू ऑफ द ग्रोइंग कम्प्लेक्सिंग ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। मीन्स पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है इकोनॉमिक सिस्टम को। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एग्रीगेट्स को डील करता है,
और होल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड पॉइंट करता है इट प्रोवाइड्स द बेसिक एंड ओरिजिनल फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़। जैसे इन्फ्लेशन की बात हुई, पॉवर्टी की हुई, अनएम्प्लॉयमेंट की बात हुई, तो इन सब को डील करता है। एंड थर्ड, इट हेल्प्स टू एनालिसिस द रीजंस ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एंड प्रोवाइड रेमेडीज़। हमारी इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं उनके बारे को और उनको दूर करने की भी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। अगर हम इसकी लिमिटेशंस की बात करते हैं तो ये एग्रीगेट्स की बात कर रहा है, तो इसलिए किसको इग्नोर कर देगा, ये इंडिविजुअल को। बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा कि ये एग्रीगेट की बात करता है इसलिए इंडिविजुअल को इग्नोर कर देता है। तो इस तरीके से उसका हम मीनिंग लेके चलते हैं। यही हमने अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, इंटरडिपेंडेंस है या किस तरीके से हम इनको माइक्रो और मैक्रो को समझेंगे, तो ये चार्ट के थ्रू वही सारी बातें बता रखी हैं जो हमने भी डिस्कस करी हैं। तो इंडिविजुअल की बात करता है फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है, फर्स्ट पॉइंट में मैक्रो में कह रहा है एग्रीगेट्स की बात कर रहा है। देन डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, तो वही पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में कह रहा है मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, डिटरमिन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। फिर ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि जब मैक्रो वेरिएबल हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, और किस पे डील करेंगे हम, इंडिविजुअल पर। यहाँ पर हम करेंगे कि इंडिविजुअल जो माइक्रो वेरिएबल हैं वो डिसीजन ऑफ द हाउस होल्ड एंड द फर्म प्राइसिंग ऑफ इंडिविजुअल्स आर कांस्टेंट। तो हम इंडिविजुअल को मैक्रो में कांस्टेंट रखेंगे और कौन अफेक्ट करेगा, अदर फैक्टर्स। जबकि जब हम माइक्रो की बात करेंगे तो मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखेंगे। लास्ट कहता है कि जो हमारा माइक्रो है वो प्राइस थ्योरी की बात करता है, वहीं जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो एग्रीगेट यानी कि नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी की बात करता है। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, इंडिविजुअल डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स का है और नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। इसके बाद पॉइंट आ जाता है आपका पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है इसमें हमारी कही जाती है कि हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी इज एक्चुअली सॉल्व। जो हमारा एक्चुअल में हो रहा है, जो हमारी इकोनॉमी में एग्जिस्ट है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वी स्टडी ह्यूमन डिसीजन एज फैक्ट्स विच कैन बी वेरीफाइड विदाउट एक्चुअल डेटा, विद एक्चुअल डेटा, नॉट विदाउट। जैसे कि हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम कहते हैं कि हम जो फैक्ट्स के साथ बात करते हैं वो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। जैसे कि हमने कहा कि जो हकीकत में हो रहा है, हम सबको पता है जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो इंडिया इज़ अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड लीड्स टू अ राइज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कैसे कैसे हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। थर्ड पॉइंट दे रखा है प्राइजेज हैव बीन राइजिंग इन इंडिया, इन्फ्लेशन रेट की फॉर्म में बात कर रहा है। तो इस तरीके से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये कहता है कि जो कि हमारी इकोनॉमी में फैक्ट्स हैं और जिसको कि हम वेरीफाइड कर सकते हैं विद एक्चुअल डेटा, दैट इज़ द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जबकि इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव कहता है कि शुड बी, ऑट बी, क्या होना चाहिए, हमारे में ये होना चाहिए। जैसे अगर हम कहें कि पॉवर्टी ख़त्म हो जानी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, तो जो भी शुड भी लगा देते हैं जब हम, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमी आ जाता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द व्हाट ऑट टू बी और हाउ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कैसे होना चाहिए। तो हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। एल्फ्रेड मार्शल, पीगू हैव कंसिडर्ड द नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। अब इसके एग्जांपल हम देखते हैं। गवर्नमेंट शुड गारंटी एट द मिनिमम वेज फॉर एवरी वर्कर। यही कह रखा है कि गारंटी लेनी चाहिए कि हर वर्कर को वो कुछ ना कुछ मिनिमम वेज देगी। सेकेंड है गवर्नमेंट शुड, हर देखिए आप हर जगह शुड है, शुड स्टॉप मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर।
थर्ड, इंडिया शुड नॉट टेक लोन्स फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, एंड लास्ट, इंडिया शुड स्पेंड ओवर मनी ऑन डिफेंस। तो ये जब शुड बी और टू की बात करते हैं तो वो हमारा हो जाता है नॉर्मेटिव साइंस। इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने डायग्राम इसी चीज़ को डिफरेंस बिटवीन करके दे रखा है, जो कि क्वेश्चन भी बहुत बार बनता है कि डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो यहीं से हम इस चीज़ को आप नोट्स में या आंसर की फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। बस एक बार रीड आउट करने की बात है। जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो करता है फैक्ट्स की बात, और जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वो बात करता है शुड बी और ऑट टू की बात। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे हम बातें हैं। देखिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहता है कि जो इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, अब इकोनॉमिक यूनिट्स जो है इंडिविजुअल के हैं, जैसे कि हमारा प्रोडक्शन हुआ, कंजम्पशन हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, ये सब हमारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी इकोनॉमिक में होती हैं। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी वो जगह है, एक सिस्टम है जहाँ की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे प्रोडक्शन हुआ, कंजम्पशन हुआ, इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, ये इकोनॉमी है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पर 3 है। फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड है फॉर हुम टू प्रोड्यूस। बेसिक बता रखा है कि ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्यों अराइज हुई। तो सबका वही है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, और सेकंड चीज़ उसका जो यूज़ है, अल्टरनेटिव यूज़, वो होने के कारण हमारे पास ये चॉइस बन जाती है कि हम कौन से रिसोर्स को किस तरीके से यूज़ करें। तो हमारा जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं, उन प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हमें अपने स्केयर रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, देन हम उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकें। तो ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कारण बनता है कि कारण क्या है, स्केयर रिसोर्सेज, और दूसरा उसका अल्टरनेटिव यूज़ होना। देन कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखो ये फर्स्ट बोला है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो पूरी बात वहीं रॉबिन्सन की डेफिनेशन पे ही घूम रही है। अगर आप डेफिनेशन अच्छे से याद और कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा इसी से ही कवर हो जाता है। ठीक है, व्हाट वांट्स, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। कैसे हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं? तो हमें पता है कि हमारी जो वांट्स है, मतलब इच्छाएं जो हैं, अगर हम एक इच्छा पूरी करते हैं दूसरी इच्छा आ जाती है, दूसरी इच्छा करते हैं तीसरी इच्छा आ जाती है। तो वो क्या है, अनलिमिटेड है, उनकी कोई अंत ही नहीं है। ह्यूमन वांट्स टू कंज्यूम मोर टू बेटर गुड्स एंड सर्विसेज हैव ऑलवेज बीन इंक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल से इन्होंने समझा रखा है कि पहले हमारे पास एक छोटा घर है, उसके बाद हम लग्जरी घर चाहते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास अगर स्कूटर है तो फिर उसके बाद आप कार चाहते हैं, फिर लग्जरी कार चाहते हैं। तो एक ना एक हमारे पास इच्छा रहती है। तो हमारी इच्छाएं जो हैं वो अनगिनत हैं। रिसोर्सेज कैसे हैं, उसको पूरा करने के लिए लिमिटेड है। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो कि हम उसको अपनी इच्छा से नहीं बढ़ा सकते, हमारे पास वो लिमिटेड ही रहेंगे। तो उनको हमें इस तरीके से यूज़ करना है कि उसको हमारी इच्छाओं को हम प्रेफरेंसेस के फॉर्म में पूरा कर सकें। और अल्टरनेटिव यूज़ है, जैसे कि 100 का नोट है, 100 रुपये में आप बर्गर भी ले सकते हो, आइसक्रीम भी खा सकते हो, कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हो। तो ये आपकी प्रेफरेंस है कि आप उसमें पेट्रोल अपनी कार में डलवाओगे, अपना नोटबुक खरीदोगे, आइसक्रीम खाओगे या बर्गर खाइएगा। तो ये आपकी खुद की प्रेफरेंस रहती है कि आप इसको किस तरीके से डील करते हैं। तो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स थी वो किस कारण से आई? 3 कारणों से आई। पहला बोलता है अनलिमिटेड वांट्स हैं, दूसरा रिसोर्सेज आर स्केयर, और तीसरा स्केयर रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो इन्हीं रिसोर्सेज से ही हमें व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस समझना होगा कि
क्या है, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है। फर्स्ट है आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, मतलब क्या चीज़ हम प्रोडक्शन करें। क्यों हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी सोसाइटी में सभी तरीके के लोग हैं, पुअर, रिच, मीडियम क्लास। तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज से लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनसे हमें क्या गुड्स का प्रोड्यूस करना है, ये हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम में ही सॉल्व आउट होगा। मतलब प्रॉब्लम ये है कि हमें क्या किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है। तो किसका करना है, जिसकी डिमांड होती है। डिमांड में हमारे पास पुअर लोगों की भी है, मिडिल की भी है और रिच की है। तो हमें एक बैलेंस फॉर्म में लेके चलना है और उसके अकॉर्डिंग हमें उनका सामान बनाना है। तो एन इकनॉमी हैज़ टू मेक अ चॉइस ऑफ द वांट्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द इकनॉमी एज अ होल। तो होल की फॉर्म में हम यहाँ पे लेके चलेंगे और सारी चीज़ों को हम प्रेफरेंसेस के हिसाब से देखेंगे कि हमें क्या ये चीज़ें प्रोडक्शन करना है। देन हाउ टू प्रोड्यूस में हम करते हैं टेक्निक्स की बात। दो टेक्निक्स होती हैं, जिसमें कि हम कहते हैं कि हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक होती है उसमें हमारी लेबर यूज़ होता है मोर देन कैपिटल के, मतलब लेबर यूज़ मोर देन कैपिटल, तो लेबर इंटेंसिव हो जाती है। और जहाँ हम कैपिटल इंटेंसिव की बात करते हैं तो कैपिटल यूज़ मोर देन लेबर, दैट इज़ कैपिटल इंटेंसिव। तो जहाँ कैपिटल इंटेंसिव है वहाँ कैपिटल ज़्यादा लग रहा है और लेबर कम, और जहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है वहाँ पर लेबर ज़्यादा लग रहा है, कैपिटल कम लग रही है। और थर्ड प्रॉब्लम आ जाती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम उस जो सामान हमने बनाया है वो किसके लिए बनाया है। हमारी इकोनॉमी में जो सामान बनाया था वो किसके लिए बनाया है, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें बनाना किसके लिए है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम फॉर होम टू प्रोड्यूस की बात करते हैं। देन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो फ्रंटियर कर्व भी कहते हैं हम इसे। और उस फ्रंटियर कर्व में बात करते हैं कि हमारा जो जितने भी गुड्स हमें दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और जो गिवन रिसोर्सेज हैं और गिवन टेक्नोलॉजी है उसका हम किस तरीके से मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं और उसका मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे शोज अ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस व्हेन द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली एम्प्लॉयड। तो कैसे हमारे दो गुड्स का प्रोडक्शन दिखाएगा जबकि हमारे पास दिए हुए रिसोर्सेज का हम पूरा एफिशिएंटली यूज़ कर लेते हैं। तो कौन दिखाएगा इस कर्व को, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन फ्रंटियर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, PPF भी हम इसको बोलते हैं। अजम्पशन लेके चलता है कि इकोनॉमी प्रोड्यूस ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई, amount of the resources available of the economy are fixed and the resources are not specific, resources are fully employed, state the technology कोई change नहीं होगा और resources are efficiently employed। then production possibility curve ये है, देखिए कि यहाँ पर हमारा जो कर्व है वो गुड एक्स एक्सेस पे ले रहे हैं और गुड वाई वाई एक्सेस पे ले रहे हैं। एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरीके से हमारा शेड्यूल आया है जिसमें कि A B C कई सारे कॉम्बिनेशन है और एक्स गुड का प्रोडक्शन दिखाया है, वाई गुड का प्रोडक्शन दिखाया है। इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम जो भी इसके ऊपर कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे वो जो कि हम उन गुड्स का ले सकते हैं, मतलब उन गुड्स के उस कॉम्बिनेशन को हम ले सकते हैं। जो इसके अंदर पॉइंट है F पॉइंट वो अनअटेनेबल, यानी कि
सॉरी यहाँ पर है नॉट फुल्ली यूटिलाइज रिसोर्सेज। जो अंदर का पॉइंट है वो ये कहेगा कि हमारे रिसोर्सेज जो है पूरी तरह से यूज़ नहीं हुए हैं, जबकि जो बाहर पॉइंट है जी जिसको डिनोट कर रहा है वो ये कहेगा अनअटेनेबल, यानी कि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है कि हम उस पॉइंट को ले सकें। बट जो भी हमारे कर्व के ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि हमारे ये जो रिसोर्सेज हैं उनको हम, ये जो पॉइंट्स हैं उनको हम इन अचीव कर सकते हैं जब हमारी पूरी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो कुछ फीचर्स हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसका नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे और उसको भी पूरा कंटिन्यू देखिएगा। अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब हम देंगे तो उसका इंतज़ार करते हुए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।